गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे विभिन्न प्राकृतिक समस्याएं और उन समस्याओं के संदर्भ में हम देख रहे थे कि जो पर्यावरण में जो डिग्रेडेशन हो रहा है या पर्यावरण में जो अवक्रमण हो रहा है उसका विभिन्न कारकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कल की जो क्लास थी उसके अंतर्गत हमने जलवायु पर मानवीय प्रभाव की चर्चा की, वनस्पति पर मानवीय प्रभाव की चर्चा की और पशुओं पर मानवीय प्रभावों की बात की। आज का जो अध्ययन रहेगा उसके अंतर्गत जो अन्य कारक है उस पर किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषणों का प्रभाव और किस प्रकार से रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम वर्तमान महावीर खुले विश्वविद्यालय कोटा द्वारा रखी गई पर्यावरण भूगोल की पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं और इसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है या विभिन्न जो अन्य कारक पशुओं वाला पूरा हो चुका था। हम कल जो हमारी क्लास रही थी उसके अंतर्गत हमने कीटनाशकों का किस प्रकार से प्रभाव वायुमंडल पर रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मानवीय प्रभाव को या मानवीय प्रभाव के फलस्वरूप या मानवीय जो हस्तक्षेप है उसके कारण जीवों की विलुप्ति किस प्रकार से होती है, तो इसको हम 3 प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले इफेक्ट के अंतर्गत देखते हैं। तीव्र गति से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ती हुई जनसंख्या की जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है उसको हम शिकार के रूप में पूरा करते हैं। परिणाम क्या होता है कि हमें वन्य जीवों की अधिक आवश्यकता रहती है मांस के रूप में, विभिन्न अन्य पदार्थों के रूप में भी हमें जीवों पर हमारी आश्रितता बढ़ती जाती है। यही कारण होता है कि वन्य जीव धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इसी प्रकार के इनोवेशन इफेक्ट क्या कहता है कि नई शिकार तकनीकी का प्रयोग करके हम जंतु समूह को हानि पहुंचाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, कई ऐसे जानवर हैं जो हमारे खेतों में नुकसान करते हैं, तो हम विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उन्हें हम नष्ट करने का प्रयास करते हैं, नष्ट करते हैं, भगाते हैं। इससे अंततः ये परिणाम निकलेंगे कि वह जो जनजाति है, जो प्रजाति है, वह पूरी तरफ से लुप्त हो जाएगी। जैसे कि अभी वर्तमान में देखें चोरों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी प्रकार से जो नीलगाय है वह भी आने वाले समय में एक संरक्षित पशु के रूप में देखा जाने लगेगा। इसी प्रकार से अटेंशन इफेक्ट क्या कहता है कि विलुप्तीकरण अपेक्षाकृत थोड़ा सा हमें धीमा दिखाई देता है, यानी हो रहा है लेकिन अब हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। मानव द्वारा जितने विभिन्न प्रकार की जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक प्रयुक्त होते हैं, वो किस प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, इसको आप देखते हैं। देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक हैं, उन कीटनाशकों का हम प्रयोग करते हैं बीज को उपचारित करने में, उसका छिड़काव करते हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उसका छिड़काव किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नियंत्रित करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। बीजोपचार करेंगे तो वनस्पति के रूप में वो सीधा कहाँ पर पहुंचेगा, मानव तक पहुंचेगा। इसी प्रकार से वह डायरेक्टली कह सकते हैं मनुष्य से पहुंचेगा। जीवाणु को नियंत्रित करेंगे, ठीक है, तो कुछ न कुछ मात्रा ऐसे जीवों पर भी उस पर गिरेगी या फिर जो हरा चारा जो उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा वो जानवर में पहुंचेगा और जानवरों के माध्यम से दुग्ध पदार्थों में पहुंचेगा, दुग्ध पदार्थ वापिस मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाएगा। इसी प्रकार से जब हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उसके जो एरोसोल्स होते हैं वो वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। वायुमंडल में पहुंचने के बाद जब उसका वाष्पीकरण होता है तो उस समय वो जल वाष्प के रूप में या उसके सैचुरेटेड होने पर वापस बारिश के रूप में धरातल पर पहुंचता है। धरातल पर वही रसायन वापस पहुंच जाते हैं या पेयजल के रूप में वो पानी के अंदर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से जब कीटनाशकों से भरे हुए खेत में जब पानी भरता है तो उस पर जब पानी का बहाव होता है, रिसाव होता है, तो वो पहुंच जाता है जल से, जल के जीवों में, और जल के जीव जैसे मछली का सेवन करेगा मनुष्य में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से ये जल जो सूक्ष्म जीवाणु जो इसे ग्रहण करते हैं वो पृथ्वी में इसको वापस पहुंचाते हैं। पृथ्वी से यही कीटनाशक हवा और वर्षा के माध्यम से या वायु के माध्यम से वापस पुनः हमारे पास पहुंचते हैं। तो अलग अलग सोर्सेस से जो कीटनाशक हमने एक फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए या विभिन्न प्रकार की खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए हमने जो प्रयोग किए हैं वो पुनः एक चक्रीय व्यवस्था से हमारे पास पहुंचते हैं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं।
जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से क्या मिट्टी पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है? तो मिट्टी पर इसके प्रभाव का आकलन हम करते हैं कि मिट्टी मानवीय जीवन का आधार है। इसी के माध्यम से हमारे विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, और उसी के माध्यम से हम जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता प्रथम शाकाहारी, उपभोक्ता प्रथम के बाद उपभोक्ता द्वितीय मांसाहारी, सर्वाहारी उपभोक्ता तृतीय के रूप में जाने जाते हैं। या यूं कहा जा सकता है कि जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे को हम उत्पादक प्रथम भी कह सकते हैं, और जो उस पर निर्भर रहने वाले जो जीव है, शाकाहारी जीव है, उन्हें भी हम एक उत्पादक की श्रेणी में रख सकते हैं, उत्पादक द्वितीय। इसी प्रकार से मृदा पर इसका प्रभाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मृदा की जो रासायनिक संरचना होती है और जल चक्रीय जो परिवर्तन जितने भी होते हैं, वो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। इसका एक रूप हम अपर्दन के रूप में भी देखने को मिलता है। मिट्टी में सैलिनिटी हो तो वह मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय दोनों ही क्षेत्रों में देखने को मिलती है। लेकिन जब विभिन्न मानवीय कारणों से इसकी मात्रा बढ़ जाती है, लवणता बढ़ जाती है, यानी हम हमारे कृषि करने के जो तौर तरीके हैं उसमें बदलाव लाते हैं और उससे लवणता बढ़ती है, तो ये काफी घातक होता है। अगर सेल्फली अगर प्रकृति के द्वारा ही इस प्रकार की घटना होती है तो प्रकृति कंट्रोल कर लेती है, लेकिन मनुष्य छेड़छाड़ करता है, वो बहुत ज्यादा सिंचाई करता है, अत्यधिक गहरी जुताई करता है, कई ऐसे कारक होते हैं जिससे लवणीयता की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से जल निकालने, बड़े तौर पर सिंचाई करने के कारण मिट्टी में लवणता यानी सैलिनिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। बड़े बड़े बांध होते हैं, उसको बनाने के बाद उसमें होने वाला वाष्पीकरण होता है, वह लवणता को बढ़ाता है। जो भी कोस्टल रीजन है वहां पर ओवर पंपिंग यानी बहुत ज्यादा पानी की वहां से निकासी होने के कारण वहां पर लवणता की समस्या उत्पन्न होती रही। इसी प्रकार के उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर लेटेराइट मिट्टी का बनना एक रासायनिक प्रक्रम। लेटेराइट मिट्टी एक कंकरदार मिट्टी है, जहां पर बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर मिट्टी के जो अंश होते हैं मुख्य वो तो घुलकर बह जाते हैं, नीचे कंकड़ बच जाते हैं, लाल रंग के ईंट के समान ये कंकड़ दिखाई देते हैं। तो उस प्रकार की मिट्टी लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो उससे भी लेटराइट का स्तर बढ़ने लगता है। लेटराइट को कोड की संज्ञा दी जाती है। लेटराइट इज ए पैलियोलॉजिकल लेप्रोसी यानी कोड के समान माना जाता है, जो कभी नष्ट होने वाली नहीं। तो कहने का अर्थ है कि मिट्टी में भी कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वो इस पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के यूरिया, फॉस्फेट और पोटाश का प्रयोग हम बहुत अधिक करते हैं। इसके साथ साथ हमने कीटनाशकों का प्रयोग किया। क्या हुआ, इससे हमारे मिट्टी में मौजूद विभिन्न प्रकार की जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं वो कंपोज हो गए, उनका अपघटक हो गए। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो वहां पर अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई, सल्फर की मात्रा बढ़ रही है, फॉस्फेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कृत्रिम रूप से बढ़ रहा है। इसकी एक निश्चित मात्रा होती है तो वो हमारे लिए लाभदायक होती है, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा हो तो वो मिट्टी के लिए हानिकारक हो सकती है। वो क्षणिक रूप से हमें ज्यादा उत्पादन दे देती है, लेकिन बाद में लंबे समय के बाद हमें उसके भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम एक तरफ इसकी उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उससे हमारा उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे मृदा का अवनयन हो रहा है, यानी सॉइल डिग्रेडेशन समस्या, मृदा अवक्रषण की समस्या धीरे धीरे रूप ले रही है। तो इस प्रकार से चाहे नगरीकरण हो, खनन का कार्य हो, वनों को काटने के दुष्परिणाम हो, या कृषि के द्वारा विभिन्न जो तौर तरीके हम अपना रहे हैं परंपरागत, उससे मृदा का अपरदन बढ़ रहा है। तो मृदा अपरदन भी एक बहुत बड़ी मृदा की समस्या है और मनुष्य प्रेरित है। कैसे रोका जा सकता है? पेड़ों को लगाकर, फसलों का प्रबंधन, चक्रीय व्यवस्था, ढाल प्रवाह को नियंत्रित करके, सीढ़ीदार जो कृषि है समोच्च रोपण के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल जीवन है, यह आप सभी जानते हैं, और जितनी भी हमारी जो प्राचीन नदी घाटी सभ्यता, जितनी भी सभ्यता है वो नदी घाटियों में ही विकसित हुई।
जल पर क्या मानवीय प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। हमने कहा कि जितनी भी जो सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी नदी घाटियों में विकसित हुई है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे इजिप्ट की सभ्यता हो, सारी ही नदी घाटियों में विकसित हुई है। जल ही जीवन रहा है। अब जल जीवन दायी तब रहेगा जब उसकी मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही मानव के अनुकूल हो। लेकिन मनुष्य ने नगरीकरण, प्रदूषण और उसके प्रवाह में जो परिवर्तन किए हैं उससे जल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में भी बदलाव आया। विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक प्रक्रिया है जो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरू की है, उनसे निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं CO2, उसका उत्सर्जन हुआ है। औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। सी लेवल ऊंचा हो रहा है, धीरे धीरे क्षेत्र डूबते जा रहा है, हिमालय निरंतर पीछे की तरफ सरकती जा रही है। तो भविष्य में जल की उपलब्धता कमी होने का एक तरफ अनुमान लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने भी जो द्वीपीय क्षेत्र हैं या समुद्र तट के जो क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे डूब जाएंगे। आज विश्व में 700 से अधिक बांध है और इसकी बांधों की जो संख्या है वो बढ़ती दर बढ़ रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण में जो अनायास जो परिवर्तन ला रहे हैं, उन परिवर्तनों के कारण विभिन्न प्रकार की समस्या जैसे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, विभिन्न प्रजातियों का विलुप्तीकरण। बांध से किस प्रकार से कि आप जब बांध बनाओगे तो काफी जंगल के जो क्षेत्र होंगे वो आप साफ करोगे, तो वो विलुप्ति के कगार पर है। मृदा में लवणता का परसेंट बढ़ रहा है, एक ही जगह पर पानी लंबे समय तक पड़ा रहता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से वहां पर लवणीय पदार्थों की मात्रा बढ़ रही है। भूजल का जो स्तर है वो अनायास रूप से काफी ज्यादा बढ़ रहा है। सेम की समस्या, जलाधिक्य की जो समस्या आ रही है, वनों को काफी लंबे या फिर हम बड़े स्तर पर काट रहे हैं। तो ये कई समस्या हैं जो हमारे हमने जानबूझ कर कह लीजिए या अनजाने में ही इस पानी को हमने प्रदूषित किया। इसके अलावा नगरीकरण हो, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे घरेलू अपशिष्ट हो, ये जल में पहुंचकर जल की गुणवत्ता और संरचना दोनों को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार से जल भी हमारा इन प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है। जल प्रदूषण के लिए हमारे घरों से निकला हुआ कचरा, जो सीवेज है वो, उद्योग से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के स्राव यानी जो ड्रेनेज जो होता है, कृषि क्षेत्रों में जो ड्रेनेज होता है, कृषि क्षेत्रों में ड्रेनेज का अर्थ होता है कि कृषि क्षेत्र में हम विभिन्न कीटनाशकों का प्रयोग कर लेते हैं। इन कीटनाशकों का प्रयोग करने के बाद जब बारिश होती है या सिंचाई के जल के माध्यम से जब जल प्राप्त होता है तो अतिरिक्त जो पानी होता है वह बहता हुआ सागरों में पहुंच रहा है। तो उससे जो निकलने वाला जो बहिस्राव है, बाहर जो पानी निकलता है उसमें वो कीटनाशक जो होते हैं वो घुल जाते हैं। इसी प्रकार से रेडियो एक्टिव अवशिष्ट, विभिन्न परमाणु ऊर्जा जो के संयंत्र है वहां से जो वेस्ट निकलता है उसके द्वारा हो। तापीय प्रदूषण, कोयले को जलाकर और उसके बाद उसके जो एरोसोल्स है वो जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इसी प्रकार से सागरों के अंतर्गत चलने वाले जो सागरीय टैंक जो है उनमें से जो रिसाव होते हैं उससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है। अत्यधिक मात्रा में हम अपनी आवश्यकताओं के लिए और कृषि और चाहे पेयजल के रूप में है भूमिगत जल स्तर को निरंतर घटा रहे हैं। बड़े बांध बनाने के कारण बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, वहां की सारी वनस्पति और जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। तो जो बांध के जो निचले भाग होते हैं वहां पर अपेक्षाकृत कम पानी प्राप्त होने से वहां का इकोसिस्टम बदल जाता है। तेल टैंकरों के रिसाव से सामुद्रिक जल पर तेल फैल जाता है, उससे जितने भी जो जीव होते हैं वो तैर नहीं पाते, वो डूबने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो सागरीय जो पक्षी है उनका अस्तित्व समाप्त होने लगा। तो ये कई कारण हैं जो पर्यावरण में समस्या लेकर उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार से हमारी जो जियोमॉर्फिक फॉर्म्स है उसमें भी बदलाव आ रहा है। किस प्रकार से कि वो आकार पर, जैसे कि प्राइमरी बड़े स्तर पर भू आकार देखें तो प्रथम स्तर के जो भू आकार होते हैं उन्हें हम महाद्वीप और महासागर कहते हैं। द्वितीय स्तर के जो होते हैं उन्हें पर्वत, पठार और मैदान कहते हैं। और जो तृतीय स्तर पर होता है वो विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती हैं उनमें
उनको शामिल किया जाता है। लेकिन जब हमारे मानवीय क्रियाकलापों से कुछ ऐसे नए भू आकार सामने आते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे से गड्ढे और छोटे तालाब किसने बनाए? मानव ने। कारण खनन। आपने खनन करके बड़े बड़े से पत्थरों को निकाल दिया, खनिज पदार्थों को निकाल दिया और अपने उपयोग में ले लिया, लेकिन उन गड्ढों का क्या? वो वहीं पर पड़े रहते हैं। विभिन्न प्रकार के बाउंड्स, जो कोयले का जो खनन होता है उससे कई सुराखें इस प्रकार से बन जाते हैं। अपशिष्टों के हमने ढेर लगा दिया। अहमदाबाद में आप जाएंगे, एक चित्र में आपको एक बहुत बड़ा सा पर्वत दिखेगा। कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो पर्वत है वह अहमदाबाद शहर में से जो कचरा निकलता है उसको ढेर लगने से हुआ। तो कहने का अर्थ है कि अपशिष्ट का जो ढेर है वह न केवल वहां पर एक पहाड़ के रूप में नजर आता है, वहां पर प्रदूषण फैलाता है, उसके अलावा जो खनन कार्य होता है उससे जो मिट्टी के ढेर होते हैं वो अनायास लग जाता है। सीढ़ीदार कृषि के कारण उसका पैटर्न चेंज हो रहा है। आपने पहाड़ पहाड़ पर अब कृषि करनी है तो आपने क्या किया? यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पर सीढ़ीदार स्ट्रक्चर हो गया। इसी प्रकार से कई कटक और नालियां बन जाती है। हम खेतों की मेड़बंदी करते हैं, दोहरे लगाते हैं, उससे वहां का ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित होता है। वहां पर कहीं पर कटक यानी दोहरे बन जाते हैं, कहीं पर वहां पर नालियां बना दी जाती है पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने। कटाव परिवहन के माध्यम से वहां पर कटाव की व्यवस्था। इसी प्रकार से कगार बन जाता है नदी तट के आसपास। डाइक जो सीधे इस प्रकार के खड़े हुए जो टुकड़े मिलते हैं डाइक कहलाते हैं। माउंट्स हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार से माउंट्स बनाते हैं। इसी प्रकार से नहरें हम परिवहन और सिंचाई के माध्यम से बनाते हैं। जलाशय हमने बनाए या धसके हुए गर्त दस्ती निवेशिका खनन और जल निकासी के कारण उत्पन्न होता है। तो ये मानवोद्भवी यानी मानव द्वारा निर्मित भू आकार अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाओं के कारण बनते हैं, किंतु धरातल पर ये विशिष्ट न होते बल्कि सामान्य होते। लेकिन ये प्राकृतिक प्रक्रम या हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसको प्रभावित करते हैं। इनका जन्म प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण होता है। जेसीबी या विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनों के कारण ही इस प्रकार के जो नए नए स्थल रूप सामने आ रहे हैं। मिट्टी का जमाव जिसे सेडिमेंटेशन कहा जाता है उसका कारण क्या है? मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन को तीव्र किया जाता है। खनन की क्रिया इसके लिए उत्तरदायी होता है। गिलबर्ट मोहने ने बताया सीरिया नेवादा जो यूएसए का क्षेत्र है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक खनन के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में जो अपशिष्ट निकले हैं वो नदी की घाटियों में जम गए और इसी प्रकार से नदी के किनारों पर या उद्गम क्षेत्रों में खनन और ब्लास्टिंग के नदियों के जमाव में वृद्धि हो जाती है। इससे नदी का तल इतना ऊंचा हो जाता है कि उसके प्रवाह में परिवर्तन आ जाता है और वो बाढ़ का कारण बनता है। इसी प्रकार से हमने अंदर से जमीन को खोखला कर दिया। उससे क्या होता कि भूमिगत क्षेत्र से जैसे तरल पदार्थ जैसे कि तेल निकाले हमने, गैस निकाला पानी निकालने के लिए या ठोस खनिज निकालने के लिए, ऊपर से निकाल दिया, नीचे से हो गया खोखला। अनेक बार ये भाग जो होता है ऊपर से नीचे धस जाता है। तो इस प्रकार से नीचे धसने से वहां का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप से मानव क्या करता है? अपने निर्माण कार्यों के लिए, खुदाई के लिए, बांध निर्माण हो, नहर निर्माण हो, चाहे दीवार या धोरे लगाने हो, उसके माध्यम से धरातल में परिवर्तन लाता है। अप्रत्यक्ष रूप से उसके माध्यम से अपरदन कार्य में वृद्धि होती है। कृषि हो, चाहे वन काटने से हो, चाहे सड़क निर्माण से हो, चाहे नगरीकरण से, अपरदन और निक्षेप में वहां पर वृद्धि होती है। दशाम की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से उसने नहीं सोचा था इस प्रकार की घटना हो जाएगी, लेकिन उसने खनिज निकालने के चक्कर में पर इस प्रकार की समस्या ढाल में परिवर्तन आ रहा है। भूकंपीय क्रियाओं में की घटना हो रही है। महाराष्ट्र के अंतर्गत कोयना बांध के क्षेत्र में जो भूकंप आया उसका कारण वहां उस बांध को बताया गया कि बांध का जो पानी है उससे धरातल उसके नीचे का जो तल है उस पर दबाव पड़ा और वहां पर झटके महसूस किए गए। इसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी में होने वाली पर्यावरण समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से समस्या आती है? तो हैबिटेट का लॉस हो। हैबिटेट क्या होता है?
उसका पता जहाँ पर वो रहता है। तो जब हम आवास बनाते हैं तो आवास का जो विनाश किस प्रकार से होता है कि हम वन काट रहे हैं, कृषि क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, नगर बसा रहे हैं, बांधों का निर्माण कर रहे हैं, बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण कर रहे हैं, औद्योगिकरण हो, सड़क रेल मार्ग बना रहे हैं या खनन कार्य करते हैं, तो उससे जीवों के जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो रहे हैं। आवास विखंडन, तो प्राकृतिक आवास जो उसका प्राकृतिक रूप से रहने का क्षेत्र है, वहां से हम नहरें, नदियां, रेल लाइन, बस्तियां निकाल रहे हैं, तो उसका विखंडन हो रहा है। विखंडन का अर्थ हो गया ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, जानवर आराम से यहाँ से यहाँ पर पहुंच रहे हैं बेखौफ, लेकिन यहाँ से हमने रोड निकाल दी। अब यहाँ से व्हीकल निकल रहे हैं, आधे जीव इस तरफ रह गए, आधे जीव इस तरफ रह गए। अब वो जीव यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा? तो कई बार देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच आपको हाथी वगैरह शेर नजर आते हैं, वो इसी कारण, वो उनका एक रास्ता है, लेकिन हमने अपनी आवश्यकताओं के लिए वहां पर रोड निकाल दिया, तो आवास का विखंडन हो गया। आधे यहाँ रह रहे, आधे यहाँ पर रह रहे। प्रदूषण, चाहे वायु का हो, चाहे जल का, चाहे भूमि का, चाहे ध्वनि का हो, जैव विविधता पर प्रभाव डालता ही है। जीवों का विनाश हो रहा है, महासागरों में तेल फैल रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग से सूक्ष्म जीव जो लाभदायक हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं। प्रदूषित जल और वायु का प्रयोग करके पशु पक्षियों का विनाश हो रहा है। कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान दिनों में कहा कि बर्ड फ्लू की जो समस्या दिखाई जा रही है कि कोई मर रहा है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि 5G जो टावर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी का एक ट्रायल चल रहा है, और इसी ट्रायल के चक्कर में उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है, इतनी ज्यादा मेगाहर्ट्ज पे है कि वो पक्षियों को सहन नहीं हो रही है, और जो कमजोर पक्षी हैं वो नष्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रदूषण कौन ला रहा है? मानव। इसी प्रकार से शिकार के माध्यम से भी हम विभिन्न जो जैव विविधता वाले को बनाए रखने वाले जानवर हैं उनका शिकार करते हैं। हमारे शेर हो, चाहे चीते हो, चाहे हाथी हो, इनकी संख्या में न केवल कमी हो रही है बल्कि ये समाप्त होने के कगार पर है। उदाहरण, राजस्थान का सरिस्का अभयारण्य कभी शेर के लिए प्रसिद्ध था, अब टाइगर विहीन हो चुका। तो कहने का अर्थ है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार से पर्यावरण की विभिन्न जो समस्या है उनको उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था, ये विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को हमने इस अध्ययन के अंतर्गत देखा। आगे की जो क्लासेस रहेगी उसके अंतर्गत हम प्रत्येक समस्या का विस्तार से जिक्र करेंगे। धन्यवाद।